कल पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि संख्या पद्धतियाँ कई प्रकार की हैं। इसमें मुख्य रूप से दो पर हमारी चर्चा करने दो ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। पहला दार्शनिक प्रणाली और दूसरा द्वि-आधारित प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही अंक हैं। और द्वि-आधारित प्रणाली में मात्र दो न्यूमरल्स होते हैं, 0 और 1। इन्हीं अंकों के समायोजन से संख्याओं का निर्माण होता है। ये अंक ही आपस में मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो वस्तुतः अंकों की संख्या मात्र 10 ही है और संख्याओं की संख्या अनंत है, क्योंकि कोई भी आप एक संख्या, सबसे बड़ी संख्या आप नहीं निकाल सकते। कॉन्सेप्ट है इसका यहाँ इंडक्शन मेथड से कि किसी भी संख्या में एक संख्या पुनः जोड़कर उससे बड़ी संख्या प्राप्त की जा सकती है। बहरहाल हम लोग दशमलव के बारे में बात कर रहे हैं। दशमलव संख्याओं के दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा प्रकार है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब वे संख्याएं जो बार बार दोहराई जाती हैं, जैसे कि 0.5, 0.5 पर बार या डॉट। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन है? जिनमें संख्याओं का दोहराव होता तो है लेकिन वही संख्या बार बार नहीं दोहराई जाती, इन संख्याओं का क्रम निश्चित नहीं है। जैसे कि पाई का मान लगभग 22 के साथ माना जाता है, हालांकि होता नहीं है। पाई का मान 3.14 लगभग, इसके आगे अनंत संख्याएं हैं, ये अभी तक काउंट नहीं किया गया है। रामानुजन ने 8 स्थानों तक शुद्ध मान निकाला था, प्रोफेसर हार्डिंग ने 12 स्थानों तक निकाला था। उसके बाद अनेक गणितज्ञों ने अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर इसके मान निकाले गए। अभी तक ज्ञात सबसे अधिक एग्जैक्ट वैल्यू में दशमलव के बाद 16 अंकों तक पाई का मान निकाला गया। अब देखिए, रिपीटिंग डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि 0.5 टर्मिनेटिंग कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? 0.5 के आगे आप 0 इसके बाईं ओर 0 की संख्या आप लगाते चले जा सकते हैं, तो 0 लगातार एक बार रिपीट हो रहा है, तो ये 0.5 भी रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत ही आता है, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल ही कहते हैं। और वहीं 0.5 का बार, इसका अर्थ क्या है? 0.55555। इसका एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम 1/3 जैसे लेते हैं, जब भाग देंगे 1/3 यानी 1 को 3 से भाग देंगे हमको क्वोशिएंट के रूप में मिलेगा 0.3333। ये चलता चलेगा, चलता रहेगा, ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा और इसका हम अंत नहीं निकाल सकते। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? 0.3 के ऊपर हम बार लगाते हैं या फिर हम डॉट लगाते हैं, 0.3 डॉट कहा जाता है। इससे हम एक दूसरे का एक कॉन्सेप्ट में पहुंच रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये संख्याएं 0.5 हो या फिर 0.5 पर बार हो, इनको आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, जैसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 0.5 को भी P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 0.5 पर बार को भी P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ से ही परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आता है। दूसरे पे चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। जैसे 0.3412 जब संख्या निश्चित नहीं होगा, किसी भी दशमलव के बाद वाली संख्या की आगे आने वाली यानी अनुवर्ती संख्या का क्रम निश्चित नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें पाई आ सकता है, ये संख्याएं आ सकती हैं, ऐसे भी अनेक संख्याएं भी आगे भी मिलेंगी। इसको हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते, ऐसी कोई विधि ज्ञान नहीं है जैसे इनको हम P/Q के रूप में लिख लें। लेकिन आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन उठता है कि पाई = 22/7 अमूमन कहा दिया जाता है, लेकिन यहाँ समझने की आवश्यकता है कि पाई जहाँ पर ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर इसका गलत है। पाई की अप्रॉक्सीमेट लगभग है, ये बराबर वैक्सीन ना देकर के हम लगभग बराबर वैक्सीन देते हैं कि पाई में भी इक्वल टू पाई के साथ अप्रॉक्सीमेटली लगभग। इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक P/Q के रूप में व्यक्त की गई है और Q यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, लेकिन वहीं हम पाई को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि 22/7 का मान भी 3.14 के लगभग बराबर आता है। इसलिए पाई और 22/7 को लगभग मान लिया जाता है। गणितीय संक्रियाओं में गुणा भाग करने के लिए आसानी के लिए पाई को 22/7 के बराबर
मान लिया जाता है, परंतु फैक्ट यह है कि पाई बाई में 7 के बराबर कतई नहीं होता। अच्छा ये है। अब इस संख्याओं को अब देखिए, मैंने बताया था डेसिमल को डेसिमल के 3 प्रकार होते हैं। पहला पूर्णांक और दूसरा दशमलव संख्या है। तो पूर्णांक को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। संख्या रेखा पर इन तीनों को व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने व्यक्त किया था, जिस प्रकार से संख्या, जिस प्रकार से रेखा अपरिमित होती है उसी प्रकार से संख्याएं भी अपरिमित हैं, इसीलिए इसको संख्या रेखा पर लिखा है। इसको एक संख्या रेखाखंड न करके संख्या रेखा कहते हैं। शून्य, हम दाहिनी ओर चलेंगे तो एक एक यूनिट बढ़ती होती जाएगी, प्रत्येक संख्या अपने बाएं वाली संख्या से 1 यूनिट बड़ी होगी। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऋण 1 ऋण 2, यहाँ पर ऋण 3 बाईं ओर है, ऋण 2 इसके दाहिनी ओर है, तो ऋण 2 इस 3 से 1 यूनिट अधिक होगा। इस प्रकार ऋण 1 ऋण 2 से 1 यूनिट अधिक होगा, शून्य ऋण 1 से 1 यूनिट अधिक होगा, 1 शून्य से 1 यूनिट अधिक होगा, 2 1 से 1 यूनिट अधिक होगा। अर्थात बाएं से दाएं चलने पर संख्याओं के मान में एकांक रूप से वृद्धि होती है। इसको अभी मैंने पिछले क्लास में इंटरवल के माध्यम से समझाया था कि इसको हम यूनिट इंटरवल कहते हैं। 0 to 1 ये सब इंटरवल, इन इंटरवल को रेखाखंड कहा जाता है, लेकिन सबको समग्र रूप से हम कहते हैं संख्या। इस संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है। रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, इन सबको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ होल नंबर। धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत 2 प्रकार की संख्याओं के समुच्चय आते हैं। कौन कौन से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और दूसरा सेट ऑफ होल नंबर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। प्राकृतिक संख्या इसे क्यों कहते हैं? पिछले क्लास में बताया था, पुनः रिपीट करता हूं कि प्राकृतिक संख्या इसलिए कहते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुई है। इनको हम प्राकृतिक रूप से यूज करते हैं। सबसे पहले संख्याओं के विकास के क्रम में संख्याएं जब आई अस्तित्व में, तो सबसे पहले यही संख्याएं अस्तित्व में आई। प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा हुआ होती है कि वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। किसी भी संख्या का अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, किसी भी संख्या को आप कहीं देख नहीं सकते। संख्याएं किसी वस्तु का परिमाणात्मक बोध कराती हैं। एक कलम, जिसमें एक कलम तो है, हम लिखते हैं एक पेन, इसमें पेन वस्तु भौतिक, पेन का भौतिक अस्तित्व है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, परंतु एक का नहीं है। एक हमने गिनने के क्रम में परिमाणात्मक बोध करने के लिए एक हमने संख्या मान ली, एक अंक दे दिया, 5 कलम, यानी 5, इसमें 5 का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। कलम का भौतिक अस्तित्व है, प्राकृतिक रूप से कलम मौजूद है, जो कि 5। अब प्रश्न यह उठता है कि शून्य को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में इसलिए नहीं शामिल किया जाता क्योंकि शून्य, कोई वस्तु शून्य नहीं हो सकती। शून्य पेड़ नहीं हो सकता, शून्य पेड़ नहीं हो सकता, शून्य पेड़ नहीं हो सकता, शून्य कोई भी चीज शून्य नहीं हो सकती। या तो वह वस्तु एग्जिस्ट करेगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी। गिनने के क्रम में आप उसको गिन सकते हैं या वस्तु एग्जिस्ट नहीं करेगी। यदि वह वस्तु का भौतिक अस्तित्व है तो उसे गिना जा सकता है, उसका भौतिक अस्तित्व नहीं है उसको नहीं गिना जा सकता है। अतः प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्सक्लूडिंग 0। दूसरा है इंटीजर में, धनात्मक पूर्णांक में दूसरा भाग है सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। जब शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर देते हैं तो यह पूर्ण संख्याएं हमें मिलती हैं। शून्य यानी कि पूर्ण संख्या का एक परिभाषा यह है, द यूनियन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर्स। इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ध्यान दें कि पूर्ण संख्या, जैसे कई बार प्रश्न पूछता है कि 3 क्या है, आप पता ही नहीं कह सकते कि यह पूर्ण संख्या है, इसको हम पूर्ण संख्या नहीं कहते। पूर्ण संख्याएं हो सकती है, यानी पूर्ण संख्याएं एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्याएं इस
इसके अंदर ये आती है 1 2 3 4 इसी क्रम में ये संख्याएं आती हैं। होल नंबर पूर्ण संख्या परफेक्ट पूर्ण संख्या की अंग्रेजी परफेक्ट नंबर होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं का अलग डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे कि 28 एक परफेक्ट नंबर है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय और पूर्ण संख्या में अंतर समझेगा आप। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय में शून्य से लेकर के 1 2 3 शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यह एक सेट है जिसमें अनंत संख्याएं सम्मिलित हैं। और परफेक्ट नंबर या 28 या एक इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत संख्या होती है। हम 28 नहीं कह सकते एक पूर्ण संख्या, इसको पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। 28 को अगर पाना हो इसको प्राकृतिक संख्या मान सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या इस रूप में नहीं कहेंगे पूर्ण संख्याओं में। इसको हम परफेक्ट नंबर कह सकते हैं, इसको हम होल नंबर नहीं कहेंगे। 28 पर परफेक्ट नंबर हो सकती है, नेचुरल नंबर हो सकती है, लेकिन यह होल नंबर नहीं हो सकती है। परफेक्ट नंबर क्या होती है? परफेक्ट नंबर या पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों का कुल योग उस संख्या के बराबर होता है। उस संख्या को छोड़ एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। जैसे 28 का गुणनखंड करें 2 14 7 28 के गुणनखंड कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 से 28 कटेगा, 4 से कटेगा, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 2 4 7 14 14 7 21 4 4 21 30 28 और 1 ये 28 के इतने फैक्टर हो सकते हैं, इतने गुणनखंड संभव हैं 1 2 4 7 14 28। यदि 28 को छोड़ करके इन कुल गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो हमें 28 प्राप्त होगा। वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंडों को उस संख्या को छोड़कर जिनके गुणनखंडों को यदि जोड़ा जाए तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो, ऐसी संख्याओं को हम परफेक्ट नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है परफेक्ट नंबर और होल नंबर में। होल नंबर एक सेट है और परफेक्ट नंबर एक इंडिविजुअल एक नंबर होती है। सुनो, दूसरा आता है निगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। संख्या रेखा के बाईं ओर जब हम चलते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांकों को बात करते हैं। जैसे संख्या रेखा है, शून्य से बाईं ओर चलेंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ये ऋण पूर्णांक होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं अनंत तक। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण इनफाइनाइट। तीसरा प्रकार है शून्य पूर्णांक। जीरो भी एक पूर्णांक आता है या संख्या रेखाओं के मूल बिंदु संख्या रेखा पर बीच में स्थित होता है, जो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के बीच का स्पष्ट विभाजन करता है। शून्य के दाहिनी ओर धन पूर्णांक और शून्य के बाईं ओर ऋण पूर्णांक लिखे जाते हैं संख्या रेखाओं।